नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र को और उसके उत्तर को। इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि हमें उत्तर कैसे लिखना चाहिए ताकि हमें पूरे के पूरे अंक मिले। सटीक और टू द पॉइंट उत्तर को कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। वर्ष 2021 के यानी कि पिछले वर्ष के छत्तीसगढ़ बोर्ड के वार्षिक परीक्षा के कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र और उसके आदर्श उत्तर को। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021 का यह प्रश्न पत्र है, कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान, और यह है सेट ए। आइए देखते हैं प्रश्न पत्र को। 3 घंटे के लिए होता है और पूर्णांक होता है 70। प्रश्न पत्र 5 भागों में विभाजित रहता है। सामान्य निर्देश है। प्रश्न पत्र का जो पहला भाग होता है वह होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 5 तक। प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित होते हैं। शब्द सीमा है 1 शब्द या 1 वाक्य। प्रश्न पत्र का दूसरा भाग होता है 6 से लेकर के 10 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित हैं और शब्द सीमा है 30 शब्द। इसके बाद है प्रश्न पत्र का तीसरा भाग, भाग स। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के 22 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित होते हैं और शब्द सीमा है 50। इसके बाद होता है प्रश्न पत्र का चौथा भाग। इसमें प्रश्न क्रमांक 23 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित होते हैं। शब्द सीमा है 75। इसके बाद है प्रश्न पत्र का 5वां भाग। प्रश्न क्रमांक 24 से लेकर के 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित हैं और शब्द सीमा होता है 150 शब्द। आइए देखते हैं इनके उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मानव में शल्य क्रिया द्वारा नर की शुक्राणु नलिका को काटकर बांधना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा वैसेक्टोमी। दूसरा प्रश्न है, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा पेनिसिलियम नोटेटम। प्रश्न क्रमांक 3 है, मानव जीनोम परियोजना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है मानव जीनोमिकी। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है? तो इसका उत्तर होगा महासागरीय। 5वां क्वेश्चन है, CFC का पूरा नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है प्रश्न पत्र का दूसरा भाग। प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन या दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता नींबू जाति के पौधों में सामान्य रूप से पाई जाती है। जब बीजांड में एक से अधिक अंड या भ्रूणकोश होते हैं तथा सभी अंड निषेचित हो जाए या जाइगोट विभाजित हो जाए तब बहुभ्रूणता की स्थिति पैदा होता है। 7वां क्वेश्चन है, हाउसकीपिंग जीन्स को स्पष्ट कीजिए। हाउसकीपिंग जीन्स ऐसे जीन्स जिनकी आवश्यकता कोशिकीय उत्पादों के निर्माण में होती है तथा ये कोशिकीय क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। ये लगातार सक्रिय रहते हैं। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, मानव में होने वाले कोई 2 कृमि जनित रोगों के नाम कारक सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है मानव में होने वाले कृमि जनित रोग एवं कारक। कृमि रोग और इधर है कारक। कृमि रोग का नाम है टीनिएसिस, उसका कारक है टीनिया सोलियम, और दूसरा है एस्केरिएसिस और कारक होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है अनुवंशिकी
किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है अनुवंशिकी जीवों में वंशागति, हेरिडिटी व विभिन्नता के अध्ययन को ही अनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात जीवों में दृष्टिगत समान लक्षणों का आना एवं पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ भिन्नताओं का आना ही अनुवंशिकी है। हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों मिलाकर के बनता है जेनेटिक्स या अनुवंशिकी। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, अनुवंशिक रूपांतरित फसल विकसित करने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अनुवंशिक रूप से रूपांतरित पौधे उत्पन्न करने के उद्देश्य, पहला है रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना, और दूसरा है पौधों में गुणात्मक रूप से अधिक अच्छे फल, बीज तथा पुष्प का उत्पादन। इसके बाद है प्रश्न पत्र का तीसरा भाग। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 11 है परागण एवं निषेचन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहां पे हमको कॉलम खींचना पड़ेगा, ऐसे कॉलम खींच लेंगे और एक साइड लिखेंगे परागण, दूसरे साइड लिखेंगे निषेचन। पहला पॉइंट है पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। निषेचन नर एवं मादा युग्मक का संलयन निषेचन है। दूसरा पॉइंट है इसमें युग्मनज नहीं बनता है। निषेचन में लिखेंगे इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट है यह बाह्य प्रक्रिया है, और निषेचन में लिखेंगे यह पूर्णतः आंतरिक प्रक्रिया है। ऐसे 3 अंतर हो गया। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? जनन ग्रंथियों को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है क्योंकि गर्भ निरोधन का अभिप्राय गर्भधान को रोकना है, न कि शारीरिक कार्यों को प्रभावित करना है। जनन ग्रंथियों को निकालने के फलस्वरूप लिंग हार्मोन्स का उत्स्रावण नहीं होगा, जिससे स्त्रियों एवं पुरुषों के लैंगिक लक्षण प्रभावित होंगे। इसके साथ ही मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गर्भ निरोधक विधियां सुलभ होती है और इनका कोई बुरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। यह हो गया 12वां का उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 13, कोडॉन किसे कहते हैं? कोडॉन यह एमआरएनए पर स्थित न्यूक्लियोटाइड के त्रिक क्षारीय समूह हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु अनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है। ये अनुवंशिक कूट के रूप में भी जाना जाता है, जो लगभग 64 प्रकार के होते हैं तथा लगभग 20 अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडित करता है। ये समारंभ एवं समापन स्टार्टिंग एवं इन कोडॉन के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि AUG स्टार्टिंग कोडॉन है एवं UAC, UAG आदि आदि। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14, कैंसर रोग के कोई 3 कारणों को समझाइए। कैंसर रोग के 3 कारण समझाना है। यहां लिखेंगे कैंसर रोग के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है सतत शारीरिक उत्तेजना, तंबाकू, निकोटीन, पान मसाला, कैफीन आदि उत्तेजक पदार्थों को लगातार उपयोग करने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सरे किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, रेडियम आदि हानिकारक विकिरणों के संपर्क में आने से भी कैंसर रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। विषाणुओं के संक्रमण से, डिफेक्टिव श्वसन या उपापचयन से भी कैंसर रोग उत्पन्न हो जाता है। यहां पे 3 कारण पूछा है तो 3 ही कारण लिखेंगे। इसके बाद है 15 है, इसके अलावा और भी कारण हैं। यहां 3 पूछा है तो 3 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 15 है उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं।
जैसे डोसा व इडली निर्माण दाल चावल के आटे को गीला कर जीवाणु द्वारा किण्वित कराने के उपरांत होता है। किण्वन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस क्रिया को खमीर उठाना कहा जाता है। इस क्रिया के बाद आटा ढीला व मुलायम तथा फूली हुई आकृति वाला बन जाता है। इसी आटे से इडली डोसा बनते हैं। इसी प्रकार जलेबी एवं ब्रेड का किण्वन यीस्ट द्वारा कराया जाता है, जिससे ये मुलायम एवं छिद्रित होते हैं। गोबर गैस चैम्बर में भी सूक्ष्म जीवों के उपापचयन से गैस बनता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। यह है वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पे 3 कारण लिखना है। वन्य प्राणियों के नष्ट होने के कारण, पहला है वन्य प्राणियों के आवासों का प्रतिकूल परिवर्तन, दूसरा है प्रदूषण, तीसरा है प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, दावानल, आग, शिकार। कोई भी 3 कारण लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17। उत्पादक एवं उपभोक्ता में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहां पे आपको कॉलम खींचना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद एक साइड लिखेंगे उत्पादक और दूसरी साइड लिखेंगे उपभोक्ता। उत्पादक के अंतर्गत लिखेंगे ये हरे पेड़ पौधे होते हैं। उपभोक्ता में लिखेंगे इसमें जीव जंतु एवं कवक जगत के जीव होते हैं। उत्पादक में आएंगे दूसरा पॉइंट, ये स्वपोषी होते हैं। उपभोक्ता में आएगा ये विषमपोषी होते हैं। उत्पादक के अंतर्गत तीसरा पॉइंट आएगा ये प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण करते हैं। उपभोक्ता में आएगा इनमें ये क्षमता नहीं होती है। फिर चौथा पॉइंट है उत्पादक के अंतर्गत ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उपभोक्ता में आएगा ये ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18। 18 का सवाल है एक संकर क्रॉस को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। एक संकर क्रॉस जब एक जोड़ी विपर्यायी युग्म विकल्पी जीन्स वाले 2 जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। इसमें F1 में हमेशा प्रभावी संतति ही उत्पन्न होता है। उदाहरण लेते हैं, जैसे लंबा और बौना पौधे में हम लोग संकरण करवाते हैं तो लंबा का कारक होगा कैपिटल टी और बौना का कारक होगा स्मॉल टी। प्रथम जनक है ये। युग्मक बनेंगे, गैमेट्स जब बनते हैं तो कैपिटल टी बनेगा और बौनेपन में स्मॉल टी बनेगा। F1 जनरेशन के सारे पौधे कैसे होंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर प्रभावी लंबा होता है। जब इनमें F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवाते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी में स्वपरागण होगा, तब यहां पे निम्न प्रकार से दूसरे जनक में कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें स्वपरागण हो रहा है। जब स्वपरागण होता है तब यहाँ पे युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं। ये विषम युग्मजी हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके में भी कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बनेंगे, 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो F2 में कैसे संतति पैदा होगा? कैपिटल टी शुद्ध लंबा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये संकर लंबा होगा। ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी ये क्या होगा? संकर लंबा होगा। और ये स्मॉल टी तो ये होगा शुद्ध बौना। इस प्रकार से हमें फिनोटाइप मिलता है। 3 लंबा है और 1 बौना है। और जीनोटाइप कैसा होगा? 1 शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा और 1 शुद्ध बौना। ये हो गया एक संकर क्रॉस। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 19। एक सामान्य पुरुष एवं एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह द्वारा उत्पन्न संतानों में वंशागति कैसे होगी? केवल आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे हमको आरेख चित्र बताना है। उत्तर क्रमांक 19, एक सामान्य पुरुष और एक वर्णांध वाहक स्त्री के विवाह से संतान। तो जनक कैसा होगा? ये वर्णांध वाहक स्त्री होगा, XX यहाँ पे C, यह वर्णांध वाहक स्त्री है। और एक और सामान्य पुरुष होगा, सामान्य पुरुष के जीन्स होंगे X और Y। जब युग्मक बनेंगे तो वर्णांध स्त्री का जो युग्मक है XX बनेगा, तो एक में जो है वर्णांधता के लिए
उत्तरदायी जीन होगा, दूसरा सामान्य एक्स होगा। सामान्य पुरुष के एक्स और वाई जीन्स होंगे। जब इनमें संतान होगा तो यहाँ पे एक्स और एक्स जो है यह सामान्य पुत्री होगी, एक्स और वाई ये सामान्य पुत्र होगा, और ये एक्स जिसमें वर्णांधता वाहक जीन्स है वह एक्स अगर निषेचन में भाग लेता है तो अगर यह पुत्री हुई तो क्या होगा, वर्णांध वाहक होंगी, और अगर यह पुत्र हुआ तो यह वर्णांध पुत्र होगा। अर्थात 50% संभावना है कि अगर पुत्री हुई तो सामान्य होगी या फिर वर्णांध वाहक, और अगर पुत्र हुआ तो 50% संभावना है कि वह सामान्य पुत्र होगा या फिर 50% संभावना है यह वर्णांध पुत्र होगा। तो यहाँ पे सामान्य पुत्री होने की संभावना 25% है, वर्णांध वाहक पुत्री होने की संभावना 25% है, सामान्य पुरुष होने की संभावना 25% है, और वर्णांध पुरुष होने की संभावना है 25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, स्टेम सेल तकनीक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टेम सेल तकनीक को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल कोशिका तकनीक। स्टेम को हम लोग मूल कोशिका तकनीक कहते हैं हिंदी में। ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें शरीर के किसी भी अंग के कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। ये अवशेषीकृत अविभाजित अनुवंशिकी कोशिका है जो विभाजित होकर के अपने जैसे प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होती है तथा विभेदित होकर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि यकृत कोशिका, रुधिर कोशिका, विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती है। ये नियमित विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है तथा उपस्थित ऊतकों की मरम्मत का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले कोई 6 उपायों को लिखिए। तो यहाँ पे मृदा प्रदूषण के उपाय लिखना है। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, पहला है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी का कम से कम उपयोग, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशियों का उपयोग, ठोस अपशिष्ट का चक्रीकरण करना, मृदा क्षरण को रोकने के उचित उपाय करना, कार्बनिक अपशिष्ट एवं मल मूत्र को बायोगैस बनाने में प्रयोग करना, और है अनिम्नीकरणीय प्रदूषक का उचित निपटारा करना। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 22, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर है भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कारण। भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के कारण पहला है वनों की कटाई एवं औद्योगिकीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होना, चौथा है जीवों का शिकार। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 23, परजीवी जंतु क्या है, इन जंतुओं का उत्पादन किन कारणों से किया जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। तो यहाँ पे है उत्तर 23, परजीवी जंतु जैव तकनीक द्वारा विकसित जंतु जो अपने जीनों में क्रियात्मक बाह्य जीन धारण करते हैं परजीवी जंतु कहते हैं। इन जंतुओं में वही जीन उपस्थित होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, कोई भी अनैच्छिक जीन नहीं पाया जाता है। परजीवी जंतु के उत्पादन का कारण पहला है रोगों के अध्ययन हेतु, जैसे कि उदाहरण में है कैंसर। दूसरा है टीका सुरक्षा, नवीन टीका के परीक्षण हेतु। तीसरा कारण है जैविक उत्पादन, मानव रोगों के उपचार हेतु जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु भी किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की कोई 5 उपयोगिताओं को उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है औषधि के रूप में विभिन्न सूक्ष्म जीव प्रतिजैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं जो रोगों के उपचार में काम आता है। दूसरा है उद्योगों में शराब उद्योग, रासायनिक उद्योग, पनीर उद्योग, प्रकीर्णन उद्योगों में अनेक उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। तीसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, इस विधि से मृदा की उर्वरता बढ़ती है, पैदावार बढ़ता है। चौथा है जैविक नियंत्रण में, हानिकारक जीवों की रोकथाम में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है।
5वां है अनुसंधान में अनेक वैज्ञानिक प्रयोगों हेतु सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, एक प्रारूपी भ्रूण कोश की रचना का नामांकित आरेख चित्र बनाकर निम्न भागों के प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसमें पहले चित्र बनाएंगे, प्रारूपी भ्रूण कोश की रचना का चित्र बनाएंगे। चलाजा इंड है, ये माइक्रोपाइलर इंड है। चित्र बनाने के बाद इसको हम लोग नामांकन करेंगे। चलाजा इंड, माइक्रोपाइलर इंड, एंटीपोडल सेल्स, सेंट्रल वैक्यूल, पोलर न्यूक्लियाई, एक्स सेल और ये सिनर्जिड सेल्स। इसके बाद नीचे हम लोग इनके कार्य भी लिख देंगे। जैसे अंडकोश का कार्य क्या है? नर युग्मक के साथ निषेचन पश्चात युग्मनज का निर्माण करना। इसके बाद है प्रतिध्रुव कोशिकाएं, यह भ्रूण कोश का निर्माण करता है और पोषण प्रदान करता है। और सहायक कोशिकाएं जो है यह अंड उपकरण का निर्माण करती है तथा पराग नलिका को आकर्षित करती है। तो इसको चित्र बनाते समय ध्यान रखिएगा, चित्र एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उसका नामांकन बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 26, सहप्रभाविता क्या है? उदाहरण को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे। यहाँ पे हमें पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा। सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस, इसे मेंडलवाद के विचलन के रूप में भी जानते हैं। सहप्रभाविता इस नियम के अनुसार जब दो विपर्यायी लक्षणों वाले दो जनकों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में दोनों ही जनकों के लक्षण प्रकट होते हैं, अर्थात कोई भी जनक प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता, बल्कि दोनों ही क्या होते हैं? सहप्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए जब काले और सफेद पशुओं में क्रॉस करते हैं तो F1 पीढ़ी में हमेशा दोनों ही रंग या दोनों ही गुण प्रकट होते हैं, अर्थात चितकबरा संतति पैदा होता है। जैसे कि जनक काला और सफेद, काला का कारक होगा कैपिटल बी, सफेद का स्मॉल बी। F1 संतति जब पैदा होता है तो कैसा होगा? वो सभी के सभी चितकबरा होते हैं। इनमें जब सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तब यहाँ पे जनक जो है ये हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजीय है। तो यहाँ युग्मक दो प्रकार के बनते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें भी कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। तो F2 पीढ़ी कैसा होगा? कैपिटल बी जब बनते हैं तो काले होंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी अगर होता है तो क्या होगा? ये चितकबरा होगा। कैपिटल बी और स्मॉल बी जब आते हैं तो क्या होगा? ये चितकबरा होगा। स्मॉल बी और स्मॉल बी आएंगे तो क्या होगा? ये सफेद होगा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब काले और सफेद का हम लोग संकरण करवाते हैं तब हमें F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप कैसा प्राप्त होता है? एक काला होता है, दो चितकबरा होता है और एक सफेद होता है, अर्थात लक्षण प्रारूप होगा 1:2:1। और जीन प्रारूप कैसा होगा? एक काला, दो चितकबरा और एक सफेद। यहाँ पे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। Please like and subscribe my channel. Thank you.